फिर ताकि पता चले ना तुम लोगों को कि कितने तुम लोग उसमें हो अभी पानी में। एक हफ्ते पहले तैयारी करूंगा इसकी मैं भाई कंप्लीट। तुम एक दिन पहले कर लेना, मैं मना थोड़ी है। भाई जिस हिसाब से करोगे उस अब हिसाब से ही नंबर आएंगे फिर। पेपर पेपर लोग बोल रहे हैं तो डेट मिड आई। के बाद से स्टार्ट है, बताए तो है मैंने। पेपर 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 हाँ, पेपर 15 के मिड बाद तो से हो गए स्टार्ट हो ना। जाएंगे। अरे मिड अच्छा 15 दिसंबर के तारीख। बाद से। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सही है फिर। हम्म। 15 के बाद से स्टार्ट है। हम्म। बुलाता हूँ मैं उन लोगों को मैसेज छोड़। हाँ मैंने भी करा है यार, बुलाओ उन लोगों को। यार नुकसान करेंगे अपना अगर नहीं आएंगे तो, और क्या होगा। मैं ये जो हूँ ऐसा हाँ कर। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ क्लासरूम पर भी, ताकि तुम लोग वहां से सही से देख लो। और द स्क्रीन हैज स्टॉप एज द शेयर विंडोज क्लोज। ओके हाँ सही है। ओके। भाई देखो मिड के बाद का जो है ना काफी फोकस करना, वो तो आया। वो 80% तो उसी में से ही आएगा तुम्हारा। ये बताओ तुम लोगों को मैं वो दूं या नहीं, कोडिंग वगैरह। क्या चीज। फाइनल में कोडिंग दूं या नहीं, कोडिंग का मोटी कुछ मोटी पार्ट। कोडिंग। कोडिंग का कुछ पार्ट कोडिंग दूं दे दे मतलब, सर। कोडिंग एसक्यूएल का। 50% रख दे। अच्छा, हाँ 20 कोडिंग नंबर का की कर मतलब नहीं देता है। हूँ। 20 नंबर 20 नंबर। की। हाँ। हाँ सही है कोडिंग सही है। लेकिन इजी हो ये नहीं कि अब मंजे हुए नहीं इतने हम। भाई जो जैसी मैंने क्लास में कितनी तो वो लैब में कितनी कोडिंग कराई हैं, उसी टाइप की आएगी। बताइए अच्छे। जितनी भी आपने लैब में कराई है ना वो सबकी तैयारी कर लेंगे मतलब। हाँ। और लैब एग्जाम का भी क्या हो, लैब एग्जाम भी होगा तुम लोगों का, लैब क्विज लूंगा उसका। वाह भाई ये तो नया सुनने में आ रहा है। होता है, क्या नया सुनने में आ रहा है। दे देंगे भाई। कब लेंगे ऑनलाइन ही लेना होगा यूनिवर्सिटी स्टॉप पर। ऑनलाइन ही लोग दोगे। वही उसमें भी कोडिंग आएंगी और थोड़ी बहुत चीजें होंगी, एमसीक्यू उस टाइप की। ये अली मुराद का मैसेज आया है अलाउ कर दें सर। एक मिनट, अभी भेजा होगा उसने। हाँ यार। हाँ तुम लोग अब जो हो, हाँ काइंडली आप लोग जो हैं गूगल क्लासरूम चेक कर लें। इसलिए मैंने वहाँ पर ऑडियो है इनपुट कर दिया है, कोड कह रहा हूँ, फाइल इनपुट कर दी है, देख लो वहाँ पर। मैं अपने पास स्क्रीन पे भी खोल देता हूँ तुम लोगों के लिए, यहाँ पर मेरी आ रही है नजर मेरी स्क्रीन पर। बाकी तुम्हें वहां से मिल जाएगी, पीडीएफ अपलोड कर दिए। एक दफा जब सारे खोल लो तो मुझे बता देना, फिर मैं तुम्हें जरा बता दूं करना क्या है इसमें। सर हो गई स्क्रीन शेयर हम्म। हो गई अब। सही है। अब बताओ क्या लिखा हुआ आ रहा है। मैं मैच ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा हाँ। है इलिनोई इलिनोस कंप्यूटर क्या है ये। अच्छा। नेम एड्रेस फ्री फोन नंबर आइटम सही नंबर सही। यू आर शेयरिंग दे। डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी प्राइस अमाउंट सब टोटल। सही सही सही। अच्छा अब देखो, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ। देखो एक ये कस्टमर ऑर्डर का फॉर्म है, मतलब फॉर्म क्या समझ लो, इसको समझ लो एक रिसिप्ट है कस्टमर की ना, रिसिप्ट जनरेट हुई हुई है। उसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर नंबर, कि उसका कस्टमर का जो ऑर्डर नंबर होगा वो आएगा। फिर क्या आ रहा है,
ऑर्डर डेट आएगी, किस दिन इसने ऑर्डर करा है, और कौन सा कस्टमर है उसका नाम आएगा। सही है, कस्टमर का नंबर आएगा, नाम नहीं आएगा, याद रखना। इधर ऊपर की जो 3 फील्ड्स हैं ये हो गई। अब ठीक है। इसके बाद फिर ये क्या, नेम, सिटी, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी कस्टमर की डिटेल है, ये याद रखना। स्टेट, जिप, ये सारी चीजें। सही है। ये कैसे हो रहा होगा कि जो कस्टमर आपके डेटाबेस में होंगे ना, वो यहाँ पे जैसे ही की उठ की आएगी इसकी, अगर प्राइमरी की फॉर एग्जांपल कस्टमर नंबर 2 की आई है, 2 की क्या है, फॉर एग्जांपल कस्टमर नंबर 2 पे है, उसका नाम है अकमल। तो अकमल यहाँ आ जाएगा नेम के मिस्टर, उसका फॉर एग्जांपल फुल नेम है अली अकमल, तो मिस्टर अली अकमल यहाँ आ जाएगा, उसका नेम पूरा उठकर, उसका एड्रेस, उसका सिटी, स्टेट, जिप और फोन नंबर खुद ही उठकर आ जाएगा। यहाँ पर से उसकी कस्टमर नंबर आ रहा होगा, और डेट और ऑर्डर नंबर। यहाँ फिर आप उसके क्या आ रहे होंगे, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। अब ये क्या है कि उसने कौन कौन सी चीजें खरीदी हैं, तो आइटम नंबर बता रहे हो। आइटम नंबर मत सिंपल क्या होगा तुम्हारा, एक तरीके से समझ लो, यहाँ पर आइटम नंबर क्या होगा, जो एक तरीके से तुम्हारी आईडी होगी, या ये समझ लो, चलो अगर इसको आसानी के लिए तुम ये समझ लो, आइटम नेम समझ लो। आइटम नंबर में तो हाँ बोलो सर, क्या कह आइटम रहे हो। नंबर में तो वो प्रोडक्ट का नंबर आ सकता है। हाँ वही है, वही है, वही है। अगर मैं मैं इसको, बोल रहा हूँ कि आइटम नंबर जो है उस आइटम नंबर में सीरियल नंबर आएगा 1 2 3 का वो। नहीं, ये असल में आइटम नंबर बताऊं क्या है, ये वही प्रोडक्ट नेम ही होगा, लेकिन ये आइटम नंबर क्या है, प्रोडक्ट की आईडी होगी, ये मतलब आइटम की आईडी। अगर मैं इसको आसानी के लिए तुम लोगों के लिए ये कर देता हूँ ना, रुक जाओ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, रुको अभी, मैं फिर इसको आइटम नेम कर देता हूँ, सही है। अब वो फिर तुम करते रहना पीछे की है, क्या आ रही है इसकी ना। अ, सही है, मैं इसको फिर ये अपलोड कर देता हूँ पहले, फिर से। फिर ये क्या डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये क्या उस आइटम की क्या डिस्क्रिप्शन है, जो भी चीज़ है कि लार्ज है, मीड, जो भी हो उसकी चीज़। फिर क्वांटिटी उस बंदे ने कितनी खरीदी है। अब ये जो प्राइस दिखा रहा है ना, ये पर उसकी दिखाएगा एक आध तरह से। ये तुम बताओ प्राइस किसकी दिखाएगा, ये सिंगल की दिखाएगा या टोटल की दिखाएगा, क्वांटिटी की। ये प्राइस जो है ना टोटल की दिखाएगा। फॉर एग्जांपल कि इसने अगर खरीदा है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ लिखूं, ने खरीदा है यहाँ पर PS5, सही है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कंसोल, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, और यहाँ पर क्वांटिटी है फॉर एग्जाम्पल 1, तो यहाँ पे प्राइस क्या आएगी उसकी, फॉर एग्जाम्पल 50,000 का है, तो यहाँ 50,000 आ जाएगी। अगर यहाँ पर 2 होती तो फिर ये क्या हो जाता, ये 1 लाख हो जाती, सही है। और अमाउंट, और अमाउंट में सर, क्या होगा। अमाउंट में टोटल अच्छा आएगा हाँ, ना। हाँ सॉरी 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 सॉरी, हाँ यही था। 50,000 इधर आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पे भी 50,000 ही रहेगी। और अगर वो, और अगर वो क्या करेगा, 2 करेगा, तो फिर यहाँ पे तो वही रहेगी, लेकिन सिर्फ यहाँ पर चेंज हो जाएगी, सही है। मैं इसको कंट्रोल भी कर दूँ तो समझाने के लिए अच्छा से। हम्म, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। सही है। तो प्राइस जो है ये सिंगल क्वांटिटी की होगी, अमाउंट जो है इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई होकर ये अमाउंट क्रिएट होगी, ये याद रखना, सही है। फिर ये नीचे क्या कर रहा है, सब टोटल कर रहा है। मतलब ये सब टोटल क्या होगा कि जितनी भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनका सब टोटल करेगा। अगर 2 हैं तो 2 का प्रोडक्ट को टोटल करेगा। फॉर एग्जाम्पल PS5 खरीदा, साथ में उसने हेडफोन खरीदा उसका, तो ये 2 फिर उसका टोटल करेगा, सब टोटल। ये फ्राइट चार्जेस क्या है, या फ्राइट अमाउंट क्या है, या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमसे दराज वाला चार्ज करता है ना, कि प्रोडक्ट की प्राइस आ रही होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 कोई है, तुम हैंड फ्री मंगवा रहे हो 350 का, तो जब तुम उसको ऑर्डर पे जाके कंफर्म करते हो तो वो बताता है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं 50 या 80 या 100 लग रहे हैं, तो वो ये फ्राइट जो चार्जेस ये हैं। डिलीवरी चार्जेस होते हैं ये वही हाँ होंगे वही ना है, सर। वही है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वही है। डिलीवरी चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सेम नाम है, फ्राइट चार्ज अमाउंट। तो ये वो है, समझ लो, सही है। फिर उसके बाद टैक्स होता है कि बहुत सी जगहों पे जैसे ये लोग टैक्स भी लेते हैं, तो ये फिर टैक्स है, तो मतलब कि ये फॉर एग्जांपल तुम्हारी थी
तुमने एक प्ले स्टेशन बाय करा, वो था 50,000 का, सही है। और एक तुमने बाय करा, क्या था वो, हेडफोन, वो 5,000 के थे, तो 55,000 हो गया सब टोटल। अब 55,000 में फॉर एग्जाम्पल कि 1,000 क्या ले रहा है वो तुम्हारे डिलीवरी चार्जेस, तो 56,000 हो गया। अब 56,000, अब जो पूरी तुम्हारी अमाउंट बन रही है ना, उसका तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल 16% बनेगा तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल टैक्स। ये तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जीडीपी तुम्हारा जो है 16% बनेगा। तो अगर हम कैलकुलेटर देखें तो हमारी 56,000 की कितनी बनेगी वैल्यू? 5600 मल्टीप्लाई बाय 1.16, तो ये कितनी बन रही है? अराउंड 65,000 बनेगा तुम्हारा ना टैक्स को मिलाकर, जो तुम्हारी टोटल अमाउंट बनेगी वो इतनी बनेगी, सही है। टैक्स में क्या लिख दोगे, 16% या इस टाइप का है। तुम्हें अब क्या करना है, सिर्फ ये मैंने पूरा बता दिया कि ये हो क्या रहा है इसमें, तुम लोगों को सिर्फ इसमें क्या करना है, ये तुम्हारे पास ये है कि ये इसको पहले ट्रांसफॉर्म करना है, ये जो तुम्हारे पास पूरा रिसिप्ट फॉर्म है, इसको किसमें ट्रांसफॉर्म करोगे, डीनॉर्मलाइज फॉर्म में करोगे। डीनॉर्मलाइज फॉर्म में तुम्हें पता है कि एक ही टेबल में सारे कॉलम्स आ रहे होते हैं, मल्टीपल डेटा होता है उसमें, तो मतलब क्या होगा, ये तो सबसे करना आसान हो जाएगा कि एक ही कॉलम में सारे फील्ड्स ले लोगे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, फोन, फिर आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, और फिर अगर ये भी रखना है तो ये सारे रख लोगे तुम। ये तो तुम्हारा डीनॉर्मलाइज फॉर्म हो जाएगा जिसमें बहुत सारी कॉलम्स होंगी, सही है। अब उसको तुम्हें क्या करना है, दूसरा पार्ट, कि अब उसको तुम्हें तोड़ना शुरू करना है। पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तोड़ोगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। तो थर्ड में अब तक जाओगे तो सारी एंटिटीज अलग अलग हो चुकी होंगी थर्ड तक जाके। जाहिर सी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या करते थे कि जो भी रिपीटिंग कॉलम या रिपीटिंग ग्रुप्स होंगी उसको आप एलिमिनेट कर देते थे, सही है। उसको आप दूसरे टेबल में शिफ्ट कर दो, मतलब दूसरा टेबल क्रिएट कर देते थे उसके लिए। फॉर एग्जांपल जैसे दो एड्रेस हैं, उसके अल्लाह बल्ला करे आपके, क्या कह सकते हैं, दो एड्रेस हैं या दो फोन नंबर हैं उसके ना, और तो दो कॉलम डाले हुए हैं, या हो सकता है दो कॉलम नहीं डाले हुए हो, दो फोन नंबर ही डाले हुए हो एक ही कॉलम में। जैसे यहाँ पर यूजर ने जो है दो फोन नंबर लिखवाए हुए हैं, तो कॉलम जो है फोन नंबर का एक ही है, फोन, लेकिन उसमें कॉमा डाल के दो फोन नंबर उसके डले हुए हैं। तो क्या करोगे, उसको फिर एक तुम अलग टेबल में ले जाओगे और फिर वो यूजर से कनेक्ट हो रहा होगा वो, या कस्टमर से कनेक्ट हो रहा होगा। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म थी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या करोगे, पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हो, सिर्फ टेबल को अलग करते हो और प्राइमरी की असाइन कर देते हो, फॉरेन की नहीं असाइन करते, वो सेकंड में आएगा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या करोगे, फिर फॉरेन की असाइन करना शुरू कर दोगे, जो जो तुमने टेबल पहले तोड़े थे, जो जो रिपीटिंग ग्रुप्स या रिपीटिंग कॉलम वाले थे उनको तुम फिर उनकी असाइन करते हो उस टेबल से जो पहले टेबल से कनेक्टेड थे फॉरेन की के थ्रू। एक तो ये करते हो, और फिर उसमें फिर ये देखते हो कि जो कीज है ना, वो जो प्राइमरी की पर डिपेंडेंट है सिर्फ उन्हीं को रखते हो, फिर उनको एलिमिनेट कर देते हो, मतलब दूसरे टेबल में शिफ्ट कर देते हो। मतलब अगर उनका नया टेबल बन रहा है या नई एंटिटी बन रही है तो नई एंटिटी में ले जाते हो उसको। फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता था, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये होता था आप लोगों का कि जो उसका समझ लो उलट है सेकंड का, आप उन वाली कीज को एलिमिनेट करोगे, या सॉरी कीज कह रहा हूँ, उन एट्रीब्यूट्स या उन कॉलम्स को एलिमिनेट करोगे जो प्राइमरी कीज पर डिपेंडेंट नहीं है, तो उनको आप शिफ्ट कर दोगे किस पर, दूसरे टेबल पर, या मतलब सेकंड या थर्ड जो भी जितनी एंटिटीज बन रही है ना उनको अलग टेबल बना दोगे उनका। और जिसमें रिपीटिंग कॉलम या रिपीटिंग ग्रुप्स आ रहे हैं, या कैलकुलेटेड कॉलम्स आ रही है ना, कैलकुलेटेड कॉलम्स कौन सी होती हैं, जैसे टोटल प्राइस या टोटल अमाउंट, जैसे ये बन रही है ना टोटल अमाउंट, ये कैलकुलेटेड कॉलम है। जाहिर सी बात है क्वांटिटी और प्राइस से तुम टोटल अमाउंट निकाल सकते हो, तो उसको तुम उस वाली कॉलम को तुम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो होगा वो कॉलम तुम उसको क्या कर दोगे, सिंपली तुम क्या कर दोगे, उसको माइनस कर दोगे, सही है। उसको क्या कर दोगे, जैसे ये है ना तुम्हारा, तो तुम इसको माइनस कर दोगे। जाहिर सी बात है जब तुम इसको सेलेक्ट की क्वेरी जब लगाओगे तो सेलेक्ट करते वक्त एक नया तुम कॉलम जनरेट कर सकते हो ना, जैसे मैंने तुम लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था। जैसे हम लोगों ने लैब में भी करा था कि इंक्रीमेंट सैलरी मालूम करते थे,
पुरानी सैलरी को मल्टीप्लाई कर देते थे तो एक हमारे पास नया कॉलम जनरेट हो जाता था। तो वो तो कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं या रनिंग एट्रीब्यूट्स हैं, वो तो जनरेट हो सकती हैं एट द रन टाइम पर, तो इसकी हमें फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसे ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम उन एट्रीब्यूट्स को एलिमिनेट कर देते हैं जो डिपेंडेंट नहीं है हमारी प्राइमरी की से, हम उनको दूसरी टेबल या दूसरी एंटिटीज में शिफ्ट कर देते हैं। और जो कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं या रनिंग एट्रीब्यूट्स हैं जो दूसरे एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पे कैलकुलेट होके वो बनती हैं, हम उसको भी डिलीट, उसको तो रिमूव ही कर देंगे उससे। सही है। तो ये चीज़ थी। और बाकी अगर मुझसे सर और कुछ, हाँ पूछो। पहले देखना है सर पहले। पूछना नहीं था, ये था कि कल जो लैब है उसमें आप ये करवा देंगे दोबारा से नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि लास्ट टाइम हुआ नहीं था सही से और आपने वीडियो बना के दी थी, तो आप अगर साथ साथ करवा देंगे तो उसमें अगर कोई मसला होगा तो हम पूछ लेंगे उसको। तुम लोग क्या कोई भी नहीं था उसमें? था तो कोई वीडियो में आए तो थे तुम लोग, कोई ना सर कोई। उस दिन आपका नेट सही नहीं चल रहा था तो आपने बोला था कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने आपको बोला था। तुम लोगों बीच ने में बार वीडियो नहीं बार देखी? जो है आवाज आपकी खत्म हो रही थी। वीडियो देखी थी पर सर उसमें सही से मतलब इतना वो नहीं हुआ क्लियर। अभी जैसे आप करवा रहे हो तो हम साथ साथ पूछ लेते हैं, कोई भी अगर इश्यू होता है तो। अच्छा चलो मैं अगर अभी कल वाली लैब में आप रिपीट कर देंगे नॉर्मलाइजेशन या आज कर दे, वो रुक देख लें जाओ आप मैं कर रहा कैसे। हूँ। रुक जाओ, मैं ये कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। हाँ भाई हो गई। पीडीएफ ये आ रही है ना, पीडीएफ स्क्रीन नजर आप लोगों को? हम्म। जी सर आ रही है। हाँ ये ओवर व्यू। अब देखो इसमें है क्या कि आप लोगों ने ईआर डायग्राम बनाना तो सारी सीख ली। एंटिटी रिलेशन डायग्राम वो आपको आ गई है किस तरीके से बनानी होती है तकरीबन। तो ईआर डायग्राम तो क्या कहते हैं, एक एक वे है रिप्रेजेंटेशन एंड showing the relationship between the entities, और उन एंटिटीज में कौन कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, कौन सा कार्डिनेटिक फॉर्म हो रही है, और showing all their necessary attributes and primary keys। तो ये डायग्राम तो ये थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन डेटाबेस, स्पेशली इन रिलेशनल डेटाबेस। इसलिए हम, हमारा जो कोर्स है पूरा रिलेशनल डेटाबेस पर है ना, जहाँ पे रिलेशनशिप बन रहे होते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म्स तो उसका समझ लो बैकबोन है डेटाबेस का, आरडीबीएमएस और एसक्यूएल का। तो इसमें ये क्या होता है कि टोटल तो 7 नॉर्मल फॉर्म होती हैं, लेकिन करिकुलम में और ज़्यादातर जो वाइडली यूज होती हैं वो 3 नॉर्मल फॉर्म तक ही यूज होती हैं, नॉर्मलाइज एंटिटीज को नॉर्मलाइज करने के लिए। So the benefit of a normalization is that we eliminate the redundancy or the replication, or you can say the replication in the data, और duplicacy, और जो भी है ना redundant या duplication in data, उसको हम कम करते हैं। और एफिशिएंसी जो है इससे फिर बढ़ती है जब, जाहिर सी बात है, और ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। इफेक्टिवली डेटा जो है मैनेज हुआ होता है, मतलब सबकी जगह एक तरीके से आप पार्टीशन कर देते हो हर डेटा का ना, जो जिस डेटा है उसके लिए आप एक पार्टीशन करके एक नई उसकी एंटिटी क्रिएट कर दी, वो वहां पर सेव हो रहा होगा और उसका डेटा मेंटेन हो रहा होगा यार, इंफॉर्मेशन सेव हो रही होगी। दूसरा ये है कि आप एनॉमली जो है नॉर्मलाइजेशन से क्या होती है, एलिमिनेट हो जाती है। अब 3 टाइप्स की एनॉमलीज होती हैं, एक इंसर्शन, एक होती है डिलीशन, और एक होती है अपडेशन। देखो इंसर्शन एनोमली क्या होती है, ये नॉट, ये डीनॉर्मलाइज डेटा फॉर्म है। डीनॉर्मलाइज का मतलब कि सारी एंटिटीज के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक ही टेबल में लाई कर रहे हैं एज अ वन एंटिटी।
अब इसमें ये क्या मसला है कि फॉर एग्जांपल के यहाँ पर तो अभी क्या हो रहा है कि कोर्स नंबर है, ट्यूटर है, रूम साइज है और इनरोलमेंट लिमिट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे कैंपस में एक नया रूम बना है B123 के नाम से। ये रूम हमारे पास एक बना है, लेकिन अभी ये न्यू है, तो जाहिर सी बात है कि इस सेमेस्टर में अभी हम उसको कहीं पर अलॉट नहीं करना चाहते, इसलिए अभी रूम बन गया लेकिन अभी फुल फर्निश नहीं हुआ है। अभी भी थोड़ा बहुत उसमें काम बाकी है, हो सकता है कि उसमें लाइटिंग और एयर कंडीशन ये सारी चीज़ें लगना बाकी हैं, वाइट बोर्ड लगना बाकी है, प्रोजेक्टर लगना बाकी है। तो अभी लेकिन रूम का जो मेन जो बिल्डिंग थी, मतलब रूम जो एक था, जो एक चाहिए होती है चार दीवारी, वो बन गई है, रूफ डल गई है, सीलिंग सब कुछ हो गया ओके, तो एक रूम तो बन गया। अगर हम रूम अगर अब अपने टेबल में इनपुट करना चाहें या रिकॉर्ड में इंसर्ट करना चाहें तो क्या मसला आएगा इसमें कि जब आप ये करोगे तो ये पूरी एक एज अ पूरा एक तरीके से समझ लो, तुम मेमोरी में एक स्पेस ले लेगा यार, इस टाइप की चीज समझ लो। वी हैव बिल्ड अ न्यू रूम, अगर तुम ये करोगे लेकिन ये बोलेगा कि भाई, हो सकता है आपने इसमें अभी डेटाबेस में ये भी रिस्ट्रिक्शन डाली हुई हो कि ये सारे क्या हो, नॉट नल हो, कि अगर आप रूम डाल रहे हो तो बाकी चीजें भी नल नहीं होनी चाहिए। तो जब आप ये डालने जाओगे रूम का, तो ये कहेगा कि भाई इसके साथ ये भी असाइन करो, उसका ट्यूटर भी असाइन करो, रूम साइज और इनरोलमेंट लिमिट भी असाइन करो। हालांकि अभी से भी ये हुआ नहीं है, तो ये इससे अच्छा ना होता कि एक हम बिल्कुल ही अलग रूम का टेबल बना देते या रूम का एंटिटी एक अलग ही होती, यहाँ पे सिर्फ उसकी फॉरेन की उठकर आ रही होती, वहां पे सारे रूम्स की डिटेल्स होती, जो रूम वहां से हम क्या कहते हैं अलाउड कराते किसी टीचर को और किसी कोर्स के साथ, तो हम यहाँ पर सिर्फ उसकी क्या पास करा देते, फॉरेन की यहाँ पास करा देते रूम आईडी, ना कि रूम पूरा नेम पास कराते। इसलिए फिर वहां पर हमें सेफ तो हो जाता रूम, लेकिन जरूरी थोड़ी है फिर हम यहाँ पे वो चीज दिखाएं कि यहाँ पर रूम आईडी फॉर एग्जांपल यहाँ रूम आईडी 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 3 आ रही होती। लेकिन अब नया रूम बना है, लेकिन जाहिर सी बात है ये अभी एलोकेट थोड़ी हुआ है ना किसी रूम के किसी कोर्स के लिए या किसी ट्यूटर के लिए। अभी कुछ अभी हमें ये भी नहीं पता कि उसका रूम में मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है उसकी, और एनरोलमेंट लिमिट हम कितनी उसमें रखेंगे, या रूम का साइज। चलो रूम का साइज भी पता चल गया जब रूम बन गया, तो जाहिर सी बात है कितनी लेंथ और विड्थ, लेकिन ये तो नहीं हमें पता होगा ना कि अभी हम उसमें चेयर्स कितनी रख सकते हैं, ये सारी चीजें। तो ये एक सेपरेट अगर एंटिटी होती है, रूम का टेबल एक अलग बना हुआ होता तो हम वहां पर ऐड कर देते B123, फिर इंसर्शन एनॉमली नहीं आती। और फिर सिंपल हम यहाँ पर कल को अगर हमें इसको अलॉट करना होता किसी कोर्स और टीचर के साथ, ये हम उसकी प्राइमरी की पास करा देते, फिर प्राइमरी की लिख देते, जैसे 4 लिख देते, ये 1 2 है, और ये 3 3 होती है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 आ जाती नए रिकॉर्ड के लिए, फिर हम यहाँ अलॉट कर देते। तो ये एक बैड प्रैक्टिस है इंसर्शन एनॉमली की थी ये। फिर डिलीशन एनॉमली में क्या है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इसमें मैंने लिखा हुआ है 351 कोर्स नंबर ना, कोर्स नंबर आओ 351, अगर ये कोर्स 351 डिलीट करेगा, तो डिलीट का तुम्हें पता है कि डिलीट सिर्फ एक कॉलम थोड़ी डिलीट करता है, वो तो पूरा एक रिकॉर्ड डिलीट करता है ना, डिलीट की जो कमांड होती है आपको पता होगा। जी तो सर, ये पूरी तो पूरा, सब कुछ हाँ, डिलीट कर देगा यहाँ से। तो ये तो तुम्हारा स्मिथ भी डिलीट कर देगा फॉर एग्जाम्पल। चलो कि ये 355 डिलीट करता है, तो ये तो क्लार्क को भी डिलीट कर देगा भाई, मतलब हमारा रिसोर्स जो है हमारा टीचर का भी नाम डिलीट कर रहा है। नहीं भाई, हमें टीचर का नाम थोड़ी डिलीट करना, हमें तो सिर्फ रूम का नाम डिलीट करना था, और हमें सॉरी कोर्स नंबर डिलीट करना था हमें 355, हमें सिर्फ टीचर का नाम थोड़ी डिलीट करना है, या रूम नंबर या रूम साइज या कुछ और थोड़ी, ये तो पूरा एक रिकॉर्ड, ये तो केओस क्रिएट कर देगा। तो ये क्या है, ये भी एक एनोमली है डिलीशन। इससे अच्छा क्या होता कि हम एक सेपरेट एंटिटी बनाते हैं इसके लिए कोड्स की, वहां पर सारे कोड्स के नाम आ रहे होते हैं, और यहाँ पर हम क्या पास करा देते, प्राइमरी की सिंपल, सही है। जैसे कोर्स नंबर है ना, चलो कोर्स नंबर ही को हम एक तरीके से वो भी ले लेते, क्या कोर्स है, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका, कोर्स नंबर को ही चलो एक तरीके से हम कोर्स नेम भी ले लें, और तो फिर ये क्या होता है कि वहां से फिर हम डिलीट करते हैं ना, तो फिर यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता जेड,
तो ये नहीं होता कि ये भी डिलीट हो रहा है साथ में ये, और मतलब पूरा एक होल रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है ना। वहां पर अगर हम रखते हैं तो वहां से डिलीट करेंगे तो फिर यहाँ पर नहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता है। फिर ऐसे ही एक अपडेशन में अनोमली आती है। अपडेशन में अनोमली क्या होती है कि रूम H940, फॉर एग्जाम्पल के हम रूम है हमारा H940, अगर इसमें देखो अब अपडेशन करनी है हमें सिर्फ इसमें, फॉर एग्जाम्पल इसमें, सही है, इट हैज रूम, अब इसकी अपडेशन करनी है हमें इसमें, तो ये क्या करेगा कि सिंगल एंटिटी को करनी है ना, तो ये अपडेट सारी कॉलम्स में कर देगा जहां जहां पर H940 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है एग्जीक्यूशन करने में भी टाइम लगाएगा उस क्यूरी को। कब जहां जहां पर वो आ रही है वैल्यू रूम साइज की, उसको डबल रिपीट, ये देखो ना, ये रिडंडेंसी, यही तो है रिडंडेंसी, कि ये रिडंडेंट आ रहा है डेटा, वही चीज रिपीट हो रही है इसकी बार बार, ये सबसे गड़बड़ है ना। अब वो कह रहा है कि अगर हमें इसकी रूम की लिमिट को 500 करना है तो वो इसको भी करेगा, जाहिर सी बात है करेगा ही, कि वही चीज जो है नीचे भी रेप्लिकेट हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि काम एक करना था, अब उसको डबल करना पड़ रहा है। ये तो अभी दो के लिए है ना, कल को अगर तुम्हारे पास ऐसा ही डेटा हो डीनॉर्मलाइज फॉर्म में और मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो, कल को तुम अगर उसमें अपडेशन करने बैठ गए एक एक एंटिटी में, और वो एक एंटिटी फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन का रिकॉर्ड है, मतलब 10 लाख का, और वो एक एंटिटी तुम्हारे पास 50,000 दफा आ रही है, वही वही रिकॉर्ड, ये वाला फॉर एग्जाम्पल, ये रूम और ये रूम साइज 50,000 दफा आ रहा है, तो अगर तुमने इसमें एक दफा अपडेशन लगाई तो वो 50,000 रॉज में जाके उसको अपडेशन करने लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट तो बढ़ गई ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी उसकी अपडेशन करने की, और फिर क्यूरी जो है परफॉर्म जो है बहुत देर में जाके करेगी। तो ये भी एक है कि डेटा को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करोगे जब आप, तभी तो फिर क्यूरी जो है ऑप्टिमाइज भी, फिर क्यूरी ऑप्टिमाइज भी होती है, इससे नॉर्मलाइजेशन से क्यूरी भी एक तरीके से ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो ये तीन सबसे मेजर ड्रॉबैक थे डी नॉर्मलाइज फॉर्म के। यही मैंने अभी कहा है कि जब तुम लोग अभी बनाओगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया है उसमें क्या करोगे, तुम सारे ऐसे ही पहले लिख लोगे जो इसका दिया हुआ है मैंने अभी, क्या कहते हैं तुम्हारा, एक मिनट में शेयर एंटायर स्क्रीन कर दूं, शेयर स्क्रीन, ताकि सब नजर आए। जो मैंने ये दिया हुआ है ना, इसका मतलब ही यही है कि तुम अभी क्या करोगे, सबसे पहले डीनॉर्मलाइज फॉर्म में सारे कॉलम्स एक साथ लिख लोगे एक ही टेबल में। और कोई और तो नहीं आया हुआ, एक मिनट, नहीं और नहीं, सही पे उसके बाद अब आ जाओ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, और सेकंड में क्या होता है, और थर्ड में क्या होता है। देखो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मैंने बताया था कि कोई भी रिपीटिंग कॉलम्स या रिपीटिंग ग्रुप नहीं होने चाहिए आपके। अगर आ रहे हैं तो आप उसको एक दूसरे टेबल में सेपरेट कर दो, और वो क्या है कि in other words a table is in one NF if all non keys fields are functionally dependent on the primary keys। वो ये बोल रहा है कि जो तुम्हारी नॉन की एट्रीब्यूट्स है ना, नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन से हो गए तुम्हारे, नॉन की एट्रीब्यूट्स ये होगा जैसे एडवाइजर नेम है, एडवाइजर रूम है, क्लास, और ये जितने भी हैं, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। अगर कोई इसमें से कोई डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट कैसे पता चलेगा कि तुम उसमें देख रहे हो खुद ही रिलेशन बन रहा है या नहीं, नहीं है तो फिर आप उसको क्या करोगे, नहीं है तो फिर एक आप नए टेबल में ले जाओगे उसको। और रिपीटिंग ग्रुप्स और रिपीटिंग कॉलम नहीं आने चाहिए, जैसे ये आ रहा है ना रिपीटिंग कॉलम, क्लास 1 क्लास 2 लिखा हुआ है। इन्होंने इसमें क्या करा कि इन्होंने एक ही क्लास में फिर नॉर्मलाइज करके क्या करा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इसमें, कि एक ही क्लास नंबर लिख दिया और उसमें ये क्लास के नाम डाल दिए, तो फिर इसमें क्या हो गया कि ये रिडंडेंसी बढ़ गई। ये थ्योरेटिकल तो सही है एक तरीके से देखने में फर्स्ट एनएफ, लेकिन जब तुमने वो बोल रहा है ना कि फर्स्ट एनएफ में आपको प्राइमरी की असाइन करनी है, दूसरा क्या है कि रिपीटिंग ग्रुप्स और रिपीटिंग कॉलम्स नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब तुम इसको सर इसमें लेकर जो आओगे। ये अननॉर्मलाइज जो है इसमें एग्जाम्पल में ये स्टूडेंट का डेटा वगैरह, तो ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये पूरा एक ही हमारे पास उसमें आ रहा है, मतलब रॉ में आ रहा है हमारे पास। हम्म अगर हम इसमें से मतलब जैसे क्लास 1049
धक्का डिलीट करना है तो पूरी रॉ डिलीट कर देगा। हाँ ये भी है, लेकिन इससे देखते ही पता चल रहा है ना कि देखो एडवाइजर एक अलग एंटिटी है तो उसको एक अलग टेबल में डालना, और एडवाइजर क्लास एक अलग एंटिटी है उसको एक अलग एंटिटी बनेगी। देखते ही पता चल रहा है। सही है। इन्होंने देखो इसमें एक इन्होंने गलती क्या करी है कि ये थ्योरेटिकल तो देखो सही है कि इन्होंने अभी इसी क्लास को एक ही कॉलम बनाया और उसमें 4 दे दिए। 4 से क्या होगा कि ये रेप्लिकेशन शुरू हो गई स्टूडेंट की। एक ही स्टूडेंट देखो यहाँ पे 2 क्लास ले रहा है, एक ही स्टूडेंट यहाँ पे भी 2 क्लास ले रहा है, तो अब 4 रिकॉर्ड हो गए इस तरीके से ना। और टीचर के भी ऐसे ही हो गए। लेकिन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में 2 काम करने हैं, एक तो प्राइमरी की असाइन करनी है, दूसरा रिपीटिंग कॉलम्स या ग्रुप जो भी है ना उनको डिलीट करना है। ये था तुम्हारे रिपीटिंग कॉलम्स। रिपीटिंग ग्रुप क्या होता है कि एक ही कॉलम है उसमें तुमने कॉमा लगा के लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल क्लास ही थी ये। अब तुमने इसमें क्या करा कि एक कॉमा लगाकर यहाँ पर 1049 इसके ऊपर ही लिख दिया था। ऐसे 209-0 कॉमा 102-8 लिख दिया, तो वो भी 2 ही रिकॉर्ड होंगे, लेकिन कॉमा लगा के लिख रहे हो। तो या तो तुम ये करोगे तो इन दोनों को हमें एलिमिनेट करना है और प्राइमरी की असाइन करनी है। लेकिन इन्होंने ये जो करा है इस स्लाइड में देखो, ये क्या हुआ है कि इन्होंने ये तो कर दिया और फिर ये रेप्लिकेशन हो गई। जाहिर सी बात है कि जब आप इसको एक थ्योरेटिकल तो ये हो सकता है, लेकिन प्राइमरी की एक मैंने एग्जांपल बताई थी ना, जब आप प्राइमरी की असाइन करते हो तो प्राइमरी की तो सबसे बड़ी क्या है, एक आइडेंटिटी या एक रिपीट बेनिफिट के रिपीट नहीं रिपीट होती नहीं होनी सर वो। चाहिए ना। ये तो रिपीटेशन आ गई भाई, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो तुम इसको सबसे आसान क्या है, इसको क्या करोगे कि क्लास को एक अलग एंटिटी बना देना क्लास की ना, वहां पे लिख देना क्लास आईडी और क्लास नेम जो भी लिखना हो। तो ये 2 कॉलम बना दो उसके। हाँ फॉरेन की और अभी प्राइमरी की असाइन नहीं करना कि कौन सी फॉरेन की उठ कर किधर आएगी, ये कुछ नहीं अभी असाइन करना। वो हम सेकंड एनएफ में जाएंगे तो करेंगे। अब सेकंड एनएफ में क्या है, सेकंड एनएफ क्या करता है आपका, जाहिर सी बात है कि जब तुम सेकंड एनएफ में आने के लिए फर्स्ट एनएफ की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट एनएफ की 2 रिक्वायरमेंट्स थी कि एक पीके असाइन करो टेबल को, दूसरी के रिपीटिंग कॉलम्स और रिपीटिंग ग्रुप को एलिमिनेट करके उनका दूसरा एंटिटी बना दो। लेकिन अभी रिलेशन नहीं क्रिएट करना उन दोनों एंटिटीज के दरमियान, वो अब होगा। वो अब कैसे होगा कि पहले आपको फॉरेन की असाइन करनी है, रिडंडेंट डेटा अक्रॉस मल्टीपल रॉज ऑफ अ टेबल मस्ट बी मूव टू अ सेपरेट। ये हमने पहले ही कर लिया 1NF में, इसलिए। वरना आप जब यहाँ पर प्राइमरी की असाइन करोगे तो ये नहीं हो सकता, इसलिए ये थ्योरेटिकल तो कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिकल इट्स नॉट साउंडफुल और इट्स नॉट फीजिबल। तो इसमें क्या करोगे कि फॉरेन की असाइन कर दो तो द रिजल्टिंग टेबल मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूज ऑफ फॉरेन की, बस ये कर दो। सही है। अब इन्होंने ये देखो क्या करा, अब स्टूडेंट का टेबल में से वो क्लास का वो कॉलम गायब हो गया, वो क्लास का जो थी फॉरेन की उठकर अब इधर आ गई, वो सही है, वो इसमें आ गई। अब ये तुम्हारी यहाँ पर फॉरेन की है और ये तुम्हारा क्या है, प्राइमरी की है क्लास की। याद रखना, ये प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है। तो यहाँ पर अब फॉरेन की तो जाहिर सी बात है रेप्लिकेट हो सकती है, लेकिन अपने टेबल में प्राइमरी की रेप्लिकेट नहीं होगी। देखो, और देखो यहाँ पे जो ये प्राइमरी की है क्लास नंबर, ये देखो ये रेप्लिकेट नहीं हो रही। अब रिडंडेंसी देखो हमने रिमूव कर दी है क्लास की, तो तकरीबन हमने कर दिया क्लास और स्टूडेंट के दरमियान रिलेशन भी हमने क्रिएट कर दिया है। अच्छा ये बताओ, ये 1 to मैनी बन रहा है या मैनी टू मैनी, या 1 to 1 बन रहा है स्टूडेंट और क्लास के दरमियान? सर आपने बोला कि ये जो क्लास है ये हमारे पास प्राइमरी की है, हम्म ये रिपीट नहीं होगी, तो हम्म ये तो हो रही है 1028 और 1028 नीचे। एक मिनट, 104 है कौन से थे, 102 और हाँ तो बताओ अब क्या होगा, इसका हल क्या है, ये तो रिपीट हो रहा है। तो ये अगर तुम इसको सिंगल बनाओगे तो ये, अब क्या इसका हल क्या है ये बताओ। हम्म हम्म। अच्छा पहले ये बताओ इसमें रिलेशन क्या बन रहा है,
मतलब स्टूडेंट और क्लास के दरमियान का रिलेशन क्या बन रहा है? हुमैरा, एहतिशाम और अली, पहले ये बताओ। स्टूडेंट और क्लास का सर बनेगा 1 to many। एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स तो हो सकते हैं ना हमारे पास, लेकिन एक स्टूडेंट जो है वो एक ही सिंगल क्लास में होगा एक टाइम में। हाँ, अगर इस टाइप से देख रहे हो तो सही है। और बताओ हुमैरा। ये माइक बंद करके अगर भाग जाओगे तो बेकार है फिर। मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए तुम लोगों की तरफ से, वरना फिर मजा नहीं आएगा। फिर हुमैरा और एहतिशाम। एहतिशाम, यार ये लोग भाग गए यार, अजीब है। यस सर। बताओ क्या बनेगा रिलेशनशिप क्या किसका? स्टूडेंट और क्लास के दरमियान, क्या बनेगा? 1 to many बनेगा। जस्टिफाई और आंसर। सर स्टूडेंट जो है एक होगा और क्लासेस काफी सारी। स्टूडेंट एक होगा और क्लासें। सारी तो हो गया ना 1 to many। 1 स्टूडेंट मैनी क्लासेस। तो इसका ऑलरेडी भी तो हो सकता है कि मैनी स्टूडेंट वन क्लासेस। हाँ, लेकिन स्टूडेंट मैनी क्लासेस में तो नहीं आ सकते ना। तुमने तो ये कहा है ना, वन स्टूडेंट मैनी क्लासेस, तो मतलब एक स्टूडेंट बहुत सारी क्लासों में जा सकता है। हाँ, ये मैनी टू इसीलिए। मैनी भी बन जाएगा। हाँ, और क्यों बनेगा? काफी सारे स्टूडेंट्स और काफी सारी क्लासेस बन गया। मेरा बताओ। उसका माइक इशू हो रहा है, मैसेज आया। अच्छा सर चलो हर मैं क्लास में बताता हूँ। माइक इशू होता है। किसमें? नहीं कुछ नहीं। हर क्लास में माइक इश्यू होता है? हाँ अच्छा, मैं बताता हूँ कि क्या सिनेरियो देखो। अगर आप ये देख रहे हो कि एक स्टूडेंट, एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं, तो ये तो वन टू मैनी का बन गया, सही है। लेकिन एक स्टूडेंट बहुत सारी क्लासें भी तो ले सकता है, ये भी तो है ना। एट अ टाइम की बात नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है। अगर एट अ टाइम की बात कर रहे हो तो वन टू मैनी बनेगा, लेकिन एट अ टाइम होता नहीं है ना। जब आप देख रहे हो तो कि यूनिवर्सिटी के बारे में या स्कूल के बारे में तो जाहिर सी बात है पता ही चलता है। यूनिवर्सिटी में तो यही पता चलता है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल क्लासेस में होता है और एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं कि जब एक कोर्स खत्म कर लेगा, दूसरे कोर्स की टाइमिंग होगी तो वो दूसरे में जाएगा। तो ये वन टू मैनी बनेगा रिलेशनशिप, सही है। सॉरी, मैनी टू मैनी बनेगा मेरे हिसाब से तो इन्होंने ये, अब बताओ ना इसका क्या हल पर होगा। वो इसका हल बताओ। सिनेरियो पे डिपेंड करता है ना। लेकिन सिनेरियो यही बनता है मैनी टू मैनी का। ठीक नहीं, जैसे आप बोल रहे थे ना कि अगर एट अ टाइम की बात कर रहा हूँ तो 1 to many है, तो वही जस्टिफाई कर रहा था मैं कि अगर एक हम्म। वक्त में तो स्टूडेंट एक ही क्लास में जाएगा ना, लेकिन एक क्लास में हाँ। मल्टीपल स्टूडेंट्स एक वक्त में हो सकते हैं। हम्म। लेकिन जब भी आप डेटाबेस में स्टोर कराते हो तो फिर मैनी टू मैनी का ही रिलेशन बनता है इन दोनों के दरमियान, स्टूडेंट और क्लास के दरमियान। इसलिए ठीक है सर। इसलिए कि वो जनरलाइज फॉर्म में दिखा रहे होते हो ना कि आप कि एक स्टूडेंट ये वाली क्लास भी ले रहा है, इस क्लास में भी होगा, और उस क्लास में कौन सा कोर्स पढ़ रहा है तो ये भी बता रहा होता है ना। इस वजह से मैं बोल रहा था। सही है, वो तुम्हारा ठीक सिनेरियो है सर। सही है। अच्छा बताओ, इसका इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन क्या है? चलो। सर ये हो सकता है कि जैसे क्लास 1028 हमारे पास हम्म। प्राइमरी की है तो वो आ जाए, और उसी के जो मैं स्टूडेंट इसको का है सही कर उसमें देता ही हूँ ना। मल्टीपल स्टूडेंट्स के नंबर आ जाए। ये देखो इधर आओ। टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो।
सही कर दूं इसको? अरे यार, इसको देखना मैं कर क्या रहा हूँ अभी। एक तो यार इसका कर्सर ही नहीं नजर नहीं आ रहा है, ऐसा थीम लिया हुआ है। हो गया अब? ये क्या कर दिया मैंने, दोनों को यूनिक कर दिया। कैसे हो गई यूनिक? ये कंपोजिट जी की सर। बना दी मैंने। सही है। अब आ रही है रेप्लिकेशन। अब बताओ। सर रेप्लिकेशन तभी भी है जैसे 1 2 3 नहीं, जो है वो भी डबल है, 1 2 4 भी डबल है, नहीं ना, 1 0 2 रेप्लिकेशन खत्म। 8। अरे नहीं, कंपोजिट की बनाई है, तुम प्राइमरी की के हिसाब से देख रहे हो। कंपोजिट देखो ना, ये पूरा एक सिंगल रिकॉर्ड होगा। ये पूरा, एक मिनट कहाँ गई यार, ड्रॉ करने दो। अब ये पूरा एक मतलब दोनों सिंगल है। मैच नहीं होनी चाहिए, दोनों अलग होने चाहिए। हाँ ना, कंपोजिट तो दोनों होते ही है ना। हाँ एक अभी मिनट, इसके हिसाब से तो दोनों अलग अलग है, ये देखो ना। अगर एक रिकॉर्ड के हिसाब से हाँ पूरा हाँ, देखा तभी तो जाए तो। मैंने अंडरलाइन मारा उसके ऊपर, तो इसको भी मैंने प्राइमरी की बना दी है। सही है। अब ये जो है ना तुम्हारे जितने भी हैं, ये देख लो, ये देख लो, और ये सारे जो हैं डिस्टिंक्ट हैं। अब ये तभी तो मैंने प्राइमरी बना दी है इसमें रखकर। और ये जी सर। स्लाइड जो थी, बस। और क्या कहते हैं, इसमें भी आया, मैं इसमें भी सही कर देता हूँ, इसलिए फिर इधर भी आ जाएगी। और तो कहीं नहीं है ना, एंड वजह सही है। मैं इसको करता हूँ पीडीएफ, और करने नहीं देगा अभी सेव। सही है। तो सेकंड एनएफ में हमें क्या करना है, ये सिर्फ प्राइमरी कीज असाइन करनी है। सही है। अब आ जाओ इधर। सेकंड एनएफ में हमने जब इसको करा, तो ये हमारी अब प्राइमरी की असाइन हो गई, और सॉरी फॉरेन की असाइन हो गई। ये आ गई हमारे पास फॉरेन की आउट कर, लेकिन इस टेबल में हमने इसको एज अ क्या बनाया हुआ इसको, ये हमारी एक तरीके से कंपोजिट की भी है, लेकिन अगर इसको हम सिंगल एज अ ट्रीट करेंगे तो ये हमारी फॉरेन की होगी, लेकिन हम इसको मिलाकर चेक करेंगे तो क्या होगा, हमारा कंपोजिट की है इस टेबल की। कॉम्पोजिट। हाँ, कंपोजिट की। या चाहो तो तुम, अगर क्लास नंबर है इसके साथ एक और एंटिटी बना लेते, एक और टेबल, एक और कॉलम बना लेते, उसमें तुम ये लिख देते क्लास, क्या कहते हैं, क्लास नंबर, या क्लास आईडी लिख देते 1 2 3 4। वो जाहिर सी बात है, 1 रिपीट हो रहा होता, 2 और 3 इस टाइप से ना रिपीट हो रहे होते। तो ये अभी क्या बन रहा है, ये मैन्यू टू मैनी का रिलेशन बना है इसमें। ये जंक्शन टेबल है, कंपोजिट की में ज्यादातर बनता ही, कंपोजिट की ज्यादातर लगती ही जंक्शन टेबल में है, जब मैनी टू मैनी का रिलेशन बनता है। रजिस्ट्रेशन का टेबल आपने जंक्शन बनाया ना ज्वाइन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन है ना, ये जी। जंक्शन टेबल है, लेकिन इसने अभी इसमें यहाँ पर एक चीज और होनी चाहिए थी। और अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ इसको, इन्होंने यहाँ क्लास ऐड करी है, नहीं करी ना। चलो मैं यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन का है, और ये है, सही है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि कॉपी, और मैं यहाँ क्या, अब ये कौन सा टेबल बनाऊंगा बताओ, इसका नाम क्या रखूँ, क्लास का नाम रखना पड़ेगा, क्लास टेबल। सही है। ये लिख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्लास, ये क्लास नंबर ही रख दो, सिंपल। इसी को ही बस एक ही एंटिटी कर दो। अगर तुम्हें चाहिए तो क्लास आईडी लिख देना, या जो भी चीज़ लिखनी हो ना लिख देना। यहाँ पे क्लास नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आईडी क्या है तुम्हारी। हम जो है इसको आसानी के लिए एक ही लिख देते हैं, अभी यही कॉलम कर देते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, डिलीट।
सही है, ये आ गया तुम्हारा क्लास का। जाहिर सी बात है ये एक टेबल क्या है, कॉलम ही है तुम्हारा। तो अब इसमें क्या होगा कि तुम्हारे पास कौन कौन सी एंटिटीज हैं। एक तो ये नहीं आएगी, और एक ये है, और एक ये, बस यही तीन आएंगे। तो इसको भी डिलीट कर दो। और अगर मैंने इसको, सही है, अब आ जाओ। हमें शायद ये इधर भी अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ये तुम्हारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। इसमें एक तो रिपीटिंग वो नहीं आनी चाहिए, कैलकुलेटेड कॉलम्स, सही है, या रनिंग एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, जो अभी मैंने बताई थी, जो दूसरे फील्ड्स या दूसरे एट्रीब्यूट से कैलकुलेट होके बन रही हो। जाहिर सी बात है इसमें तो कोई ऐसी है ही नहीं फील्ड इस वाले सिनेरियो में, तो वो बनेगी नहीं। और तीसरी बात क्या होती है कि पहली तो वही है कि सारी फुलफिलमेंट होनी चाहिए जो सेकंड एनएफ में है। फिर तीसरी बात क्या है, इसमें एलिमिनेट फील्ड्स दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द प्राइमरी की। अब इसमें क्या है कि आप वो वाली फील्ड सारी एलिमिनेट कर दोगे जो प्राइमरी की पर डिपेंड नहीं कर रही। कौन कौन सी नहीं कर रही प्राइमरी की पर डिपेंड, देखो यहाँ पे ये वाली नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। सही है, ये आप इसको पूरे एक नया टेबल पे भी लेकर जा सकते हो। तो अब आओ थर्ड एनएफ में, ये स्टूडेंट नंबर आ गया, और ये आ गया एडवाइजर आईडी, एडवाइजर नेम और एडवाइजर नंबर। ये तुम्हारा स्टूडेंट टेबल आ गया। अब देखो ये पहले थी बिफोर, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक का टेबल था। अब ये आ गया तुमने स्टूडेंट टेबल में, देखो सिर्फ दो ही फील्ड बची, स्टूडेंट नंबर और एडवाइजर आईडी। ये तुम्हारी की आई हुई है यहाँ पर, फॉरेन की उठकर आई हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर एडवाइजर टेबल में ये तुमने इसको बिल्कुल अलग कर दिया, बस ये करा है तुमने। सही है, ये हो गया थर्ड एनएफ। और फिर ये जो पूरा जो कंप्लीट पिक्चर बन रही है थर्ड एनएफ की, ये बन रही है, स्टूडेंट टेबल बना है, रजिस्ट्रेशन टेबल, एडवाइजर टेबल, और ये वाला भी टेबल बना है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ ताकि टेंशन ना हो तुम लोगों को। सही है, ये आ गया, और उसका टेबल में मैं कॉपी कर देता हूँ। हम्म, अरे अरे, ये आ गया तुम्हारा टेबल। और इसको मैं ज़रा श्रिंक कर देता हूँ, यार श्रिंक भी नहीं हो रहा। चलो इसको इस तरह लिख देते हैं। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा, कर्सर ही नहीं आ रहा वो वाला। ये आया, ये मैंने यहाँ लिख दिया, और ये तुम्हारा ये टेबल बन गया। सही है, अब तुम्हारे जो नॉर्मलाइज हो गए सारे फॉर्म आ गए, देखो सारी जो हैं एंटिटीज सारी सेपरेट हो गई। स्टूडेंट का टेबल अपना बन गया, क्लास टेबल अपना है, रजिस्ट्रेशन टेबल अपना है, एडवाइजर टेबल अपना है। तो ऐसे ही जब तुम क्या कर रहे होगे, ये मैं री अपलोड कर देता हूँ क्लासरूम पे ना। अब ऐसे ही जब तुम लोग क्या कर रहे होगे, वो वाली जब तुम एंटिटी बना, जो अभी मैंने क्लास असाइनमेंट दिया ना, या क्लास एक्टिविटी समझ लो उसको, दिए जब, पहले तो तुम उसको अननॉर्मलाइज फॉर्म में लिख दोगे। जब तुमने उसको अननॉर्मलाइज फॉर्म में कर दिया, तो क्या करोगे फिर तुम उसका, फिर इनको एंटिटीज में ब्रेक करना शुरू करोगे ऑन द बिहाफ ऑफ, पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तोड़ना उन सबको जितना टूट रहा है,
वो सारी ड्रॉ करके दिखाना कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तुम्हारा डेटा कहाँ तक बना है। फिर उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म की हेडिंग डालना, उसमें बताना कि अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम क्या क्या करते हैं। पहले लिख देना कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम लोग कौन कौन से वो पॉइंट्स लिख देना ताकि तुम्हें याद रहे। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की हेडिंग डालना और लिखना कि हमें ये पॉइंट्स हम जो हैं कंसिडरेशन करते हैं। फिर सेकंड नॉर्मल, फिर उसके बाद टेबल बना देना वो जो एंटिटीज बन रही है। फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म लिखना, फिर उसके पॉइंट्स लिखना कि ये हम लोग कंसिडरेशन करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए। फिर उसके तुम क्या करना, एंटिटीज बना देना। फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म लिखना, उसकी कंसिडरेशन और पॉइंट्स लिख देना। और फिर उसके बाद उनके टेबल्स बनाकर वो फिर इन दी एंड तुम्हारा फाइनल हो जाएगा, जो तुम्हारे फाइनल बन जाएंगी सारी एंटिटीज। और वो तुम्हारा फाइनल होगा। वो मुझे देखना है कि तुम लोगों ने कितना करा है और कैसे करा है, ये देखना है मुझे। तो सर असाइनमेंट भी इसी बेसिस पे, मतलब जो आपने दिया हुआ है फिफ्थ असाइनमेंट, वो तो वो आसान है। इसी तरीके से वो तो टेबल्स ये तो बनाने क्लास हैं? लेक्चर के ऊपर है। हाँ, इसी तरीके से ही बनेगा, लेकिन वो तो पूरा क्लास लेक्चर पे ही है। और जो सर उसमें पहला क्वेश्चन आपने दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द एनोमलीज, तो उसमें हम्म सिर्फ हमें बतानी है एनोमलीज की कौन कौन सी होती है हमारे पास की। उसमें ये बताओगे ना कि इंसर्शन करते वक्त कौन से डेटे में किस टाइप की एनॉमलीज आ सकती है। कोई एक एग्जांपल दे देना जो पूरा मैंने रिकॉर्ड दिया हुआ है सही उसमें। सही, जैसे वो आपने डिलीशन अभी करते इसमें वक्त, हाँ बताया था जैसे, कि हाँ हम जैसे, अगर हाँ। कहीं पे इंसर्ट करेंगे तो पूरी रॉम के अंदर इफेक्ट करेगा, तो उसी तरीके से बस उसमें लिख के बता ऐसे ही दें कि करके, अगर। जैसे मैंने उसमें 3 एग्जाम्पलें बताई है ना, जी। कर करके, ऐसे ही तुम्हें सिर्फ 3 एग्जाम्पल उस सबकी बतानी है। इंसर्शन की एक ठीक है। एग्जाम्पल, डिलीशन की, और उसकी भी ठीक। अपडेशन की। और फिर ये करके ताकि पता चल जाए ना तुम्हें। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। और तुम लोगों का लैब क्विज होगा, याद रखना। एमसीक्यूज बेस्ड होगा, ऑनलाइन ही होगा। और दूसरी बात ये है कि इनको जो है ना, जैसी लैब 14 हो ना, उसके एक हफ्ते के बाद तुम लोगों को सिर्फ टाइम दूंगा। अपनी लैब सारी कंप्लीट करके मुझे जमा करा देना और एक लैब मैनुअल प्रिंट करा देना। सिर्फ एक लैब मैनुअल प्रिंट होगा तुम लोग, और एक। सर 28 से सर तारीख बोल रहे हैं, एग्जाम्स भी हैं। हाँ, बस ऐसे ही है। तो लैब एग्जाम है, इसको देख लेना। लैब एग्जाम होगा सर? हाँ, मैं ऑनलाइन ले लूंगा ना क्विज। ठीक। सही है। और वो जो लैब मैनुअल होगा ना, वो तुम लोग एक ही प्रिंट कराना। और लैब फाइल्स जो है ना, कोई एक कलर की चूज कर लेना, सारे में देना। और लैब टास्क फाइल्स तो सबकी अलग अलग बनेंगी, वो अलग प्रिंट करा देना। उसी में फिर नंबर मिलेंगे। देखो, लैब टास्क के तुम्हारे नंबर होंगे, लैब क्विज के होंगे, और वाइवा लूंगा लैब क्विज के साथ ही। वो तो ऑनलाइन ही ले लूंगा, पता चल जाएगा कौन कितना पाए। ये बताओ कि पेपर फाइनल में कोडिंग का पार्ट दूं या नहीं दूं? हम्म ये रखना है ना। कोडिंग वो जैसे पहले आपने वो दिए थे, क्या नाम है, एसक्यूएल, सिनेरियो एसक्यूएल की कोडिंग। छोटे। हाँ मतलब जो आपने पहले भी दी थी कोडिंग, तो मिड टर्म हम्म उसी तरीके से देंगे। हाँ, मैं सोच रहा हूँ 20 नंबर की कर दूं कोडिंग, और 30 नंबर हाँ का। मगर उस तरीके से तो कर दिएगा। हाँ, बस यही है कि वो बस प्रैक्टिस रखना कि जैसे लैब में जैसे मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं, या ऐसे ही असाइनमेंट में बस उसी टाइप का ही आएंगे, उसी में से ही आगे पीछे वैल्यू चेंज हो जाएगी बस। सही है। बाकी फाइनल के जब वो फाइनल टर्म करीब आ रहे होंगे तो मैं टॉपिक्स बता दूंगा, लेकिन याद रखना कि दो तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस इसलिए दूंगा कि मुझे, ताकि पता तो चले ना कि बंदे ने जो पढ़ा है। ये मैं सिनेरियो बेस्ड किस लिए दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि जो एक छापने वाला है और जो एक मेहनत करने वाला है, जिसने जिसने कॉन्सेप्ट से पढ़ा है ना, बस वो डिस्टिंग्विश हो जाए। वरना अगर सीधे सीधे सवाल दे दूँ, सबके ए आ जाएंगे, सबके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसा ही दूंगा कि तुम भले तुम गूगल भी कर लो, नहीं मिलेगा वो सवाल। इसलिए वो बनाते वक्त वो मेरे माइंड में ही था वो सवाल, तो ऐसे ही आएगा वो। सही है। जी सर। कुछ पूछना है और क्लास एक्टिविटी के बारे में? आसान है, मैं तो समझ रहा हूँ। तुम लोगों का सिर्फ वो देखना है कि क्या कहते हैं, तुम लोगों ने क्या अंडरस्टैंडिंग करी है, कैसे है। मुझे लग रहा है तुम लोग कर लोगे आराम से।
थोड़ी बहुत गलती करोगे वो मैं बता दूंगा किधर हुई है तुम लोगों से गलती। बाकी कोई मुझे तो नहीं लग रहा खैर इतना बड़ा मसला होगा तुम लोगों का। सर मतलब क्लास एक्टिविटी जो है इसमें सिर्फ सबसे पहले हमें एक टेबल में सब कुछ हम्म लिखना है, जो जो हम्म चीजें, हम्म फिर उनको 3 नॉर्मल फॉर्म्स में जैसे आपने बताया एक एक हम्म करके ब्रेक करके उनके अलग हम्म, अलग वो करके दिखाने हैं, बस हाँ ये करना हाँ है ना। हाँ। और ये याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का कुछ हो सकता है सिनेरियो पेपर में भी आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। जो मैंने असाइनमेंट दिया था ना असाइनमेंट से ज्यादा वाला ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये बताओ ये एक केस स्टडी है तुम्हारी या रियल लाइफ सिनेरियो है, ये एक सिनेरियो है पूरा रियल एग्जाम्पल के इस तरीके से जो है ना। सॉफ्टवेयर हाउसेस में क्या होता है ऐसे ही आता है कि वो बता देते हैं कि भाई हमें कुछ इस टाइप का है और वो कुछ रसीदें भी लाके दिखाते हैं अपनी ना कि हम देखें इस टाइप का हम डेटा लेते हैं। हमारा डेटा जो है हम अभी जो डेटा मेंटेन कर रहे हैं एक्सेल पे इस तरीके से कर रहे हैं। तो हमें जो इन दी एंड जो रिपोर्ट बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ये अगर तुम इसको देखना चाहो ना इसको ये समझ लो तो एक तरीके से ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट मतलब रसीद है ना तुम्हारी रसीद। रसीद क्या होती है एक तरीके से रिपोर्ट होती है या एक तरीके से बिल वॉचर होता है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास एविडेंस होता है कि भाई मैंने ये ऑर्डर कराया था। इसके अगेंस्ट में एक ये कस्टमर रिसीट जनरेट होती है कि हाँ भाई इसने ये कराया हुआ है कल को अगर आपका ऑर्डर नहीं पहुंचा कुछ नहीं पहुंचा तो आपके पास एक ये मेल पे चली जाती है ना जैसे दराज वाले बेचते हैं कि एक ऑर्डर डिलीवरी की सारी ऑर्डर सारी होती हैं। तो ये एक जनरेट होती है एक आपके पास भी है कि उनके पास भी सेव होती है ताकि कल को कुछ ऑर्डर आगे पीछे हो या वारंटी क्लेम करानी हो तो आप बताओ कि मैंने इस दिन खरीदी थी ये और ये फिर वो अपने डेटाबेस से चेक करेंगे और फिर सेटलमेंट हो जाता है सब कुछ। तो ये तुम्हारा क्या है एक तरीके से तुम्हारा ये रियल लाइफ एग्जाम्पल सिनेरियो है तुम लोगों का। तो ये तो समझ लो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुम लोगों के पेपर के लिए इस टाइप का कोई सवाल है बहुत ज्यादा। सही है। तो जी सर। चलो फिर मैं ज़रा वो ले लूँ स्क्रीनशॉट। ये भाग गया बावला। ये लाइट चली गई होगी और क्या होगा। स्टॉप शेयर और ज़रा मैं देख लूँ कि तुम लोगों की कौन सी क्लास है जो मुझे गूगल ड्राइव पे अपलोड करनी है। मैंने कहा चलो आज आज ज़रा जूम पे भी लेना शुरू करते हैं क्लासेस। इसमें वो होता है ना माउस पॉइंटर वगैरह एनिमेशन में आ जाती है और वो दूसरी ऑब्जेक्ट्स भी आप डिफाइन कर सकते हो इसमें। खैर हो गई सेव कराओ इसको। तुम लोग तैयारी करना शुरू कर दो अब डेज जो हैं तुम लोगों के कम होते जा रहे हैं। करीब है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग जो हो अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आओ इसमें अब फुल मार्क्स ले आओ किसी तरीके से मतलब मेहनत करके सवाल को जो है ना 2-3 दफा पढ़ना। खैर बाकी जो होंगे भाई देख लेना इस दफा जो है ना किसी को चीटिंग नहीं कराना। इसलिए अगर सेम आंसर या सेम आंसर आ रहे होंगे मैं 0 दूंगा इस दफा बता रहा हूँ। वो करने दो अपने उससे करने दो उनको बलबूते पे मतलब चीटिंग करने के लिए भी अब वो दूसरों का सहारा ले रहे हैं। मतलब इतने निकम्मे हैं यार हद होती है। ना तुम बताओ अली ना हुमैरा बताए किसी को भी उनको खुद करने दो। बाकी अभी लैब वाइवा भी होगा उसमें भी सब पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। मसला ये है कि जब वो विजिट वाले आएंगे ना उन्होंने किसी वो रैंडमली जो है ना 2 या 3 फाइलें उठा के देख लेते हैं कोर्स फाइल ना उन्होंने नज़र पड़ गई अगर उनकी। इसलिए हम कोर्स फाइल में जो है ये मटेरियल अटैच करते हैं मिड टर्म का ना। उन्होंने अगर देख लिया मिड टर्म में अगर बच्चों के आंसर सेम आ रहे हैं वो तो चौंक जाएंगे कहेंगे तुम्हारे
तुमने इसको भी तुमने नंबर दे दिए, इसमें भी नंबर दे दिए तुमने इनको, और नंबर भी नहीं काटे। ये तो चीटिंग थी। तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो फिर एक तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भी गिरा देते हैं और फिर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। कभी कुछ कोई खड़ूस वड़ूस भी आ जाते हैं तो वो ब्लैक लिस्ट वगैरह भी कर देते हैं। तो ये सब देखना पड़ता है, इस वजह से थोड़ी बहुत करनी भी पड़ती है सख्ती। दूसरी बात ये भी है कि यार जो मेहनत कर रहा है उसका जो है वो ना हो ना जाया। कल को अगर तुम्हारी पोस्ट पे जिसको तुमने चीटिंग कराई है वो तुम्हारा मैनेजर जाके बैठा हुआ हो, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम उसके अंडर काम कर रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर हुक्म चला रहा हो, तुम्हें बुरा लगेगा ना। तो तुम्हें याद आएगा कि काश मैं उस वक्त चीटिंग नहीं करा था। तो मैं इसलिए मना करता हूँ। तो मैं जो हार्ड वर्किंग है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि भाई जितना उसको करना है वो करे। तो उनको खुद भी पढ़ने का मौका दो उन लोगों को। सही है। बस मोटिवेशन स्पीच एंड हो रही है मेरी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ सर।